हेलो बच्चों, तो कैसे आप सभी। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम क्लास 7 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 समानता ये वाला करेंगे। ठीक है, तो इसकी पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आज ये हमारी पार्ट 2 होगी। ठीक है, तो हमने समानता के बारे में बहुत कुछ अब तक पढ़ लिया है। ठीक है, अब एक केस पढ़ेंगे कि अमेरिका में जो एक अफ्रीकी अमेरिकन लेडी थी उनके साथ क्या हुआ था। ठीक है, ये पढ़ेंगे आज हम, बट उससे पहले आपको पार्ट 1 देखनी होगी और इम्पॉर्टेंट चीज की आपको वीडियो पूरी देखनी होगी ताकि आपको समझ में आए। तो वीडियो के अंत तक ऐसे ही बने रहे। स्टार्ट करते हैं बिना लेट करे। अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। ठीक है, अब मतलब अन्य लोकतंत्र मतलब कि अगर लोकतंत्र की बात करते हैं तो हम सोचते हैं सिर्फ इंडिया, तो सिर्फ एक इंडिया ही ऐसा कंट्री नहीं है जो कि डेमोक्रेटिक है। ऐसे बहुत सारे कंट्री है जो कि डेमोक्रेटिक है ना, लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहां पे, है ना, डेमोक्रेसी है देशों में, लोकतांत्रिक व्यवस्था वहां चल रही है अच्छी खासी, बट इक्वालिटी नहीं है। अगर लोकतांत्रिक है तो दैट मीन्स इसे क्या समझ पा रहे हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए। तो अन्य लोकतंत्र मतलब इंडिया को छोड़ के किसी और देश की बात करी जा रही है कि वहां पे लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसी है, क्या वहां पे समानता है या नहीं है। ठीक है, तो ये आपको आज पढ़ना है। शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। यानी कि अगर आप सोच रहे हो कि इंडिया में भेदभाव होता है, इक्वालिटी नहीं है, तो क्या सिर्फ ऐसा इंडिया में ही होता है या फिर ऐसा होता था, तो आप सोचेंगे कि शायद में भी ऐसा ही होता है या होता था, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, संसार में ऐसे बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज है जहां पर समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। अब देखिए, मतलब ऐसे बहुत सारे देश है जहां पर इक्वालिटी के लिए लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। वो किसी भी कारण हो सकता है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, या वो किसी और देश के हो, किसी भी आधार पर भेदभाव होता है। ठीक है, तो वही अभी हम बात कर रहे हैं कि विश्व में ऐसे कौन कौन से देश रहे जिनके साथ अगर किसी और देश के लोग आए हुए हैं तो उनके साथ किस आधार पर भेदभाव हुआ है या कैसे भेदभाव हुआ है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये समझाने की कोशिश की गई है, तो आज हम ये एग्जाम्पल भी करेंगे। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोगों जिनके पूर्वज गुलाम थे। ठीक है, तो ये अमेरिका की बात की जा रही है कि वहां पे जो अफ्रीकी अमेरिकन लोग थे, अफ्रीकी अमेरिकन मतलब क्या है कि जो अमेरिका में जो लोग रह रहे थे, बट कौन से लोग, जो अफ्रीका से आए थे। तो अफ्रीका से लाए होंगे मतलब उनके पूर्वजों को गुलाम बनाकर लाया होगा कुछ काम करवाने के लिए। ठीक है, जो भी काम करवाने होते तो हम ऐसा होता है ना, दूसरे देशों से लोगों को बुला लेते हैं। ठीक है, तो अफ्रीका से बुला लिया होगा, तो उन लोगों को जो अफ्रीका से आए हुए थे उनको अफ्रीकी अमेरिकन का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो हमारी लाइफस्टाइल है वो अमेरिकन लोगों के लाइफस्टाइल से थोड़ी अलग है। हमारा जीवन जो है उसमें असमानता की चीजें हो रही है, हमारे जीवन में असमानता है। ठीक है, मतलब जो अमीर लोग कह लीजिए, या फिर जो अमेरिकन लोग हैं तो उनके बच्चों की स्कूल्स अलग है, उन्हें अच्छी सुविधाएं मिल रही है, वो बस में ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, उनके साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा, बट हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। उन्होंने साफ साफ जाहिर किया है कि हाँ, हमारे साथ बहुत ही भेदभाव होता है, हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा असमानता का व्यवहार लोग हमारे साथ करते हैं। ठीक है, और यहाँ तक कि उन्हें कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था, कानून भी उन्हें इक्वल नहीं मानता था। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ, जैसे कि आप बस में सफर कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर जैसे कि आप कहीं बैठे आगे वाली सीट पर, तो आपको पीछे जाके बैठना होगा। वैसे आप आगे तो बैठ ही नहीं सकते हैं और आपको पीछे ही बैठना है अगर आप ब्लैक कलर में है। ठीक है, और अगर कोई गोरा आदमी है जो आ गया है मान लीजिए बस में, तो आपको अपनी सीट से उठना होता है और पीछे जाके बैठना होता है या फिर खड़े होना होता है। ठीक है, और गोरे आदमी को आपको अपनी सीट देनी होती है। ठीक है, तो ये कानून था, क्योंकि कानून भी वही इक्वल नहीं मानता है। बट रोजा पार्कर्स जो कि एक महिला थी, ठीक है, तो वो एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। ठीक है, दैट मीन्स क्या कि वो अफ्रीका से उनके जो पूर्वज थे उनको गुलाम बनाकर लाया गया था, तो वो उन्हीं की एक इंसान थी ये अफ्रीकी अमेरिकन, मतलब अफ्रीका जो देश है वहां से लोगों को गुलाम बनाकर लाया गया था। तो ये अफ्रीका की एक नागरिक थी जिन्हें अमेरिका में लाया गया है, अब ये वही रह रही है, इसलिए ने अफ्रीकी अमेरिकन का दर्जा दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि रोजा पार्कर्स कौन थी, कहाँ से आई थी और अब वो क्या है। ठीक है, तो ये 1 दिसंबर 1955 की घटना है। ठीक है, और मतलब वो पूरे दिन काम करके जैसे आती है तो बस में बैठती है, वो थकी हुई होती है, बट एक गोरे आदमी आते हैं और
जैसे ही वो आते हैं तो सिंपल है, कानून में है कि गोरे आदमी को सीट देनी और काले आदमी को खड़े हो जाना है, पीछे जाके बैठना है। तो ये मना कर देती है कि नहीं मैं नहीं उठूंगी। अगर जब वो मना कर देती है तो जो बस में तो फिर वो बस वाले को, जो बस में जो कंडक्टर होते हैं, बस कंडक्टर, उनको बुला लेते हैं वो गोरे आदमी और कहते हैं देखिए ऐसा ये हमारे साथ कर रही है, हमें सीट नहीं दे रही है। वो बस कंडक्टर पुलिस को कॉल करते हैं। फिर जब भी नेक्स्ट स्टॉप आता है तो फिर पुलिस आती है और इन्हें लेकर जाती है। तो उनके साथ ये उस दिन इनइक्वालिटी का व्यवहार होता है, जिसके कारण उस दिन नागरिक अधिकार आंदोलन, मतलब लोगों को पता चल जाता है कि हाँ बहुत ज्यादा असमानता, मतलब पता तो होता ही है बट उनके साथ जो व्यवहार हुआ ऐसा असमानता का, उसके कारण एक विशाल आंदोलन स्टार्ट हो गया। ठीक है, जो कि कौन सा आंदोलन कहलाया, तो वो आंदोलन था नागरिक अधिकार आंदोलन। ठीक है, तो पहला देख लीजिए कि यहाँ पे 1 दिसंबर 1955 की घटना के कारण एक विशाल आंदोलन आरंभ हुआ, जो कौन सा आंदोलन था, नागरिक अधिकार आंदोलन। और यहाँ देखिए कि 1950 के दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। मतलब इक्वालिटी नहीं थी, लोगों के साथ असमानता का व्यवहार हो रहा था। तो 1950 के अंतिम दशक, ठीक है, तो वहां तब लोगों ने मांग की थी कि हमें इक्वालिटी चाहिए, हमारे देश में इक्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें बस में पीछे बैठना हो और गोरे लोगों को आगे बैठना हो, हमें किसी अधिकार से वंचित ना किया जाए, हमें भी, हमारे बच्चे भी उस स्कूल में जा सके जहाँ गोरे बच्चे रहते हैं, हम भी उस इलाके में रह सके जहाँ गोरे लोग रहते हैं। तो हमारे साथ मतलब किसी भी आधार पर हमारे साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, लोगों ने ये मांग करी थी। तो 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम आया था। ठीक है, नागरिक अधिकार अधिनियम जो कि किस ईयर का था, तो 1964 का था। ठीक है, तो उसने क्या था उस अधिनियम के तहत, तो उस अधिनियम के तहत था कि किसी भी नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पे भेदभाव को निषेध कर दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी धर्म के आधार पे लोगों के साथ भेदभाव करें या काले गोरों के आधार पे भेदभाव करें या फिर वो किसी और देश से आए हैं तो उनके साथ भेदभाव किया जाए। तो इस भेदभाव को बिल्कुल ही निषेध कर दिया गया, मतलब मना कर दिया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस पर बैन लगा दिया गया कि बिल्कुल भी ऐसा लोग एक दूसरे के साथ नहीं करेंगे। ठीक है, अब वो बच्चे भी, अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे भी अब उन स्कूल में जा सकते हैं जहां पर पहले गोरे बच्चे जाते थे और जहां वो पहले एक स्पेशल स्कूल्स होते थे उनके लिए। अब जरूरी नहीं है वो वहीं जाए, अब वो वहां भी जा सकते हैं जहां पे गोरे बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, बट अभी भी बहुत सारे अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ सरकारी स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते, क्योंकि सिंपल है, अब वो गरीब है, अब वो इतना सामर्थ्य ही नहीं रखते कि वो एक अच्छे स्कूल में पढ़ सके। ठीक है, तो अच्छे स्कूल कह लीजिए या प्राइवेट स्कूल। ठीक है, हमारे नजरिए में तो ये रहता है कि प्राइवेट स्कूल अच्छे हैं, तो वो इतना, उनके पास पैसे नहीं होते कि वो अच्छी स्कूल में जा सके। क्योंकि देखिए क्या बताया गया कि अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने का सामर्थ्य रखते जहां कम सुविधाएं है। ठीक है, तो अब सुविधाएं नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल है, सुविधाएं कम है, कम योग्यता वाले शिक्षक है, जबकि गोरे विद्यार्थी प्राइवेट स्कूल्स में जाते या फिर उन क्षेत्रों में रहते जहां के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है। तो देख लीजिए बच्चों के साथ भी भेदभाव होता था और ये चीज तो आज भी होती है। ठीक है, तो क्या आप, पहले हम ये पढ़ लेते, ठीक है, कि अनुच्छेद 15 क्या है। तो ये है कि किसी भी धर्म, चाहे इंसान किसी भी धर्म का हो, ठीक है, और मूल वंश या वो किसी भी जाति से संबंध रखता हो, लिंग, महिलाओं पुरुषों, जन्म स्थान, मतलब वो चाहे किसी भी देश का हो, किसी भी स्टेट का हो, तो आप इस बेस पर किसी के साथ आपको भेदभाव नहीं करना है। तो ये आपका अनुच्छेद 15 कहता है। ठीक है, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान और इनमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं करेगा। ठीक है, सेकंड, कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। तो आपको पता होगा साउथ अफ्रीका में पहले कैस क्या था कि जहाँ जो समुद्र होते थे तो वहां पर एक ना बड़ी सी, मतलब लकड़ी की लगा के उस पर एक बोर्ड लगा दिया जाता था कि नहीं, ब्लैक लोग दूर रहे और ये यहाँ पर सिर्फ जो अमीर लोग हैं, जो गोरे लोग हैं, सिर्फ वही यहाँ पर नहा सकते हैं, प्लीज जो गोरे काले लोग हैं वो यहाँ से
दूर रहे। तो देखिए साफ साफ पता चल रहा है ऐसा क्यों है। जब भी इक्वालिटी नहीं है तभी आप समझिए कि वहां पे लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। तो आपको पता ही होगा नेल्सन मंडेला ने फिर 27 अप्रैल 1994 को कैसे मतलब देश को एक लोकतांत्रिक देश बनाया, फिर भेदभाव को भी निषेध करा गया, ठीक है। और तो हमें ऐसे ही करना चाहिए। पता है जब भी कोई देश डेमोक्रेटिक होती है ना तो वहाँ पे भेदभाव तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे आर्टिकल्स है 15, 17 ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिसके तहत लोग साथ भेदभाव होता है तो उसको निषेध करा गया, ठीक है। तो अब लोकतंत्र की चुनौती क्या है, तो कोई भी ऐसा देश तो है नहीं जहाँ पर मतलब कि पूरी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था है, नहीं। देखिए जैसे इंडिया ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, बट देखिए मीडिया जैसे है, मीडिया पर सरकार सेंसरशिप लगाती है, अखबार में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट चीजें आने से रोकती है। तो हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोकतंत्र को नए नए अर्थ देते हैं। मतलब वो कहते हैं कि भाई बताइए अगर इक्वालिटी है तो यहाँ पर कैसी इक्वालिटी है, लोगों के जीवन में इक्वालिटी नहीं है, सरकार सेंसरशिप लगा रही है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, तो उनके मन में अलग अलग सवाल उठते हैं। तो वो उन्होंने वही कहा है कि हम किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं कह सकते। कोई भी देश ऐसा नहीं है कि जो जिसमें पूर्णतः लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जहां पर लोगों ने नागरिकों को सारे अधिकार दिए हुए, ठीक है। तो हर समाज में ऐसे लोग होते हैं जो समानता के लिए अलग अलग सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, समान दिलाने का पक्षधर है, ठीक है, व्यक्तियों को समानता और समान दिलाने का पक्षधर है। तो बस इतना ही था, इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी है। तो आज हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर 1 क्लास 7 पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। एक बार मैं आपको वैसे ये वाले भी बता दीजिए, ठीक है, शब्द संकलन, ठीक है। उसके बाद चैप्टर आपका खत्म हो ही जाएगा। देखिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ये क्या है। अगर कोई भी देश, अगर वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वहां पर लोगों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का आपको अधिकार देना होगा। अगर इंसान 18 या जैसे हमारे इंडिया में 18 या 18 प्लस है तो उसे एक वोट का अधिकार, और उसके एक वोट का एक ही मोल है। और चाहे कोई भी इंसान उसको एक वोट ही प्राप्त, और उसके एक वोट का एक ही मूल्य है। प्रति व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, ठीक है। तो ये आपका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। आपका किसी भी धर्म से वो संबंध रखता हो, किसी भी जाति का हो, लिंग उनका कुछ भी हो, कहीं के भी हो, बट एक वोट का राइट तो भाई सबको है, ठीक है, कि हमारे संविधान में दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें आपको अब एक है संविधान, ठीक है। तो संविधान क्या होता है, संविधान आपका एक लिखित डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, ठीक है, जिसमें किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ नियम लिखे होते हैं, कुछ रूल्स लिखे होते हैं, कुछ लॉ को मतलब देश को बस चलाना है इसलिए कुछ रूल्स वगैरह लिखे हुए होते हैं। जैसे कि देखिए किसी देश में अल्पसंख्यक लोग हैं और उसी देश में बहुसंख्यक लोग हैं, अगर संविधान में अगर कुछ कानून नहीं बनाएंगे, कुछ रूल्स नहीं बनाएंगे, कुछ निर्णय नहीं लिए जाएंगे तो अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है। तो संविधान ही हमें हर चीज बताता है। अगर कभी कोई गवर्नमेंट है हद से ज्यादा कुछ गलत कर रही है तो क्या, तो संविधान ही हमें तब बताता है कि क्या किया जाना है, ठीक है। नागरिक अधिकार आंदोलन जो कि अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ, आपको पता है, मैंने बता दिया। 1950 के अंत में लोगों ने इक्वालिटी के लिए मांग करनी शुरू कर दी, और 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम जो आया तो उसने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। ये आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। तो आपका चैप्टर खत्म होता है यहाँ पर क्लास 7 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 करेंगे, ठीक है। चैप्टर 2 और 3 मैं आपको बाद में करवाऊंगी, चैप्टर 4 करेंगे, ठीक है। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।